खबरें विस्तार से। खबरदार में सबसे पहले बात आज के हमारे इस बुलेटिन की। कांग्रेस के मुखपत्र में ही ऐसा क्या छपा कि कांग्रेस में हंगामा मच गया, खलबली मच गई, ये हम आपको बताएंगे। दिल्ली में ऑटो वाले आम आदमी पार्टी को बड़ा वोट बैंक माने गए हैं, लेकिन अब सैकड़ों ऑटो वाले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो इसका आखिर मतलब क्या है? डीडीसीए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी जंग कहां तक पहुंची है, इसका भी हम करेंगे विश्लेषण। दादरी में अखलाक की हत्या ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब अखलाक के घर में रखे बीफ को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, जिसने असहिष्णुता को लेकर शुरू हुए पूरे हंगामे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है इस रिपोर्ट में, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात आज की दूसरी बड़ी खबरों की। मुंबई कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन के एक लेख को लेकर पार्टी की जबरदस्त फजीहत हो रही है। लेख में कश्मीर, चीन और तिब्बत के हालात के लिए जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए गए हैं। लेख में कहा गया है कि अगर सरदार पटेल की बात मानी जाती तो हालात आज जैसे नहीं होते। कांग्रेस दर्शन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पिता को फांसीवादी बताया गया है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस दर्शन का पदेन संपादक होता है, जो इस वक्त संजय निरुपम है। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जिन लोगों की वजह से गलती हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संजय निरुपम भले ही कुछ सफाई दें, लेकिन लेख की वजह से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। मैं तो बधाई कर देना चाहता हूं संजय निरुपम जी को कि उन्होंने कभी कितना दिन छुपाओगे सच्चाई छुप नहीं सकती। अब आज लोगों को फिर कांग्रेस ने खुद ब खुद आकर कहा है, ये सारी चीजें बताई है, तो ये सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। और भी अच्छी बात है। दिलचस्प ये कि कांग्रेस दर्शन में जो लेख छपा है उसमें लेखक का नाम नहीं है। देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई किसके खिलाफ होती है, लेखक के खिलाफ या संपादक के खिलाफ। सब कुछ ठीक रहा तो संसद की इमारत बदल जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर नए संसद परिसर के निर्माण कार्य को शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा है। चिट्ठी में सुमित्रा महाजन ने आगाह किया है कि संसद भवन की मौजूदा इमारत 88 साल पुरानी है और इस पर बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है। उन्होंने लिखा है कि ये भवन भविष्य की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। 2026 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन मौजूदा संसद भवन में बैठने का इंतजाम बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। संसद भवन पुराना हो गया है, जबकि इसमें गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस पे पहले भी कई दफा चर्चा हुई है, संख्या बढ़ाने की, नए पार्लियामेंट हाउस बनाने की, तमाम ये कोई नई चर्चा नहीं है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद की नई इमारत बनाने के लिए 2 जगह भी सुझाई हैं। राजस्थान में जैसलमेर से एक पटवारी गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बताया जा रहा है। गोवर्धन सिंह डूडी पहले सेना में काम करता था और अभी जिले के खेतोलाई गाँव का पटवारी है। कई जगहों से फॉर्मेशन नंबर बताए, नंबर तो मेरे को याद नहीं। बीना, बबीना और पठानकोट, इन जगहों से ये यूनिट आई हुई। डूडी की गिरफ्तारी पोखरण इलाके से हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक गोवर्धन सिंह डूडी पिछले 2 साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। वो भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास की जानकारी सरहद पार भेजता था और सैन्य बलों के मूवमेंट की जानकारी भी ISI को देता था। मोबाइल अत्याधुनिक टेक्निक से स्काइप एवं वीवो IP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए ये सूचना भेजता था और इसके बदले में उसके अकाउंट में ISI द्वारा पैसे जमा किए जाते थे। गोवर्धन खुफिया एजेंसियों के रडार पर तब आया जब यूपी ATS के एक शख्स ने हवाला के रुपए उसके खाते में डाले। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमातु दावा के सरगना हाफिज सईद ने आतंक के नेटवर्क को चलाने के लिए एक कॉल सेंटर की शुरुआत की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ राउंड द क्लॉक साजिश के लिए आतंक के कॉल सेंटर को 24 घंटे चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाफिज सईद ने बकायदा साइबर सेल बना ली है। हाफिज की आतंकी साइबर सेल में काम करने वाले लोग राजस्थान में बॉर्डर के करीब रहने वालों को फोन करते हैं और सेना से लेकर पुलिस तक के बारे में खुफिया जानकारी मांगते हैं। करीब 1 महीने पहले लश्कर ए तैयबा ने मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। परिजनों के आंसू थम नहीं रहे। वक्त बीत रहा है, मामले की जांच STF को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब तक सिर्फ हत्यारों की शिनाख्त हो पाई है, गिरफ्तारी नहीं। इस बीच इंजीनियरों की हत्या की जांच कर रही STF ने पिंटू लाल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना स्थल पर पिंटू लाल देव उपस्थित था। मुकेश पाठक के साथ उसका उठना बैठना था। उसके घर पर भी पहले मुकेश पाठक गया था। विरोधी जंगल राज की वापसी का हल्ला मचा रहे हैं, लिहाजा चौतरफा फजीहत से परेशान नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने अफसरों की इमरजेंसी बैठक बुलाई और 2 टूक चेतावनी दी
बैठक में कुछ अफसरों को फटकार भी पड़ी और उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। तस्वीरों को गौर से देखिए। भीड़ भरी सड़क पर खड़ी सफेद रंग की ये वही स्विफ्ट कार है जिससे 4 बदमाशों ने आज सुबह गुड़गांव में एक छात्रा को अगवा कर लिया। देखिए किस तरह छात्रा खुद को बदमाशों के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रही है। छात्रा ने कई बार पांव लगाकर दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश छात्रा को अगवा करके भाग निकले। तस्वीरें जब मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने दबिश दी और अगवा छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। वो छात्रा अपने घर पे सेफ है। 3 आरोपियों का नाम सामने आया है और उन आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। छात्रा को डीपीएस कॉलेज के ग्राउंड से सुबह करीब 9:43 पर अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक अगवा करने वाले बदमाश लड़की को पहले से जानते थे और फोन करके उसे बुलाया था। खबरदार में आज की अहम खबरें हमने आपको दिखाई हैं और अब आगे बढ़ते हैं। बात और खबर डीडीसीए मामले की। बीजेपी ने अरुण जेटली को लेकर अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की तो आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमले तेज कर दिए। पूछा कि आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं। इस बीच कीर्ति आजाद ने भी एक बार फिर से अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को छिपाने की बीजेपी में कोशिश हो रही है। अरुण जेटली और डीडीसीए के मसले पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी की मांग की तो केजरीवाल ने पलटवार किया। ट्वीट में लिखा, बीजेपी मुझसे माफी की भीख मांग रही है, माफ कीजिए, मैं उन्हें अनुग्रहित नहीं करूंगा। मानहानि के मुकदमे में जेटली से सवाल पूछे जाने का इंतजार कीजिए, सच सामने आने दीजिए। इतनी हड़बड़ी क्यों है? इतना दबाव क्यों है? कौन सा दबाव काम कर रहा है कि अचानक अरुण जेटली जी को क्लीन चिट घोषित की जा रही है चारों तरफ देश भर में? अगर घपला नहीं किया है, जो लोग आश्वस्त हैं वो लोग खुल के कहें ना, जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है? सीएम और डिप्टी सीएम के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया और धनाधन सवाल पूछे। अरुण जेटली 14 साल तक अध्यक्ष बने रहे, रोजाना सुबह शाम ब्लॉग लिखकर खुद को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? अरुण जेटली रोजाना एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे, इसके बावजूद जेटली से डीडीसीए की समिति ने सवाल क्यों नहीं पूछे? बीजेपी के तमाम प्रवक्ता बार बार क्यों उन्हें क्लीन चिट देने पर आमादा हैं? कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन चुकी है, क्या जेटली जांच में सहयोग देंगे? अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो लगातार दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा अटका रहे हैं, अगर उनकी चिट्ठी का कॉग्निजेंस गृह मंत्रालय लेती है, केंद्र की सरकार लेती है, इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है और वो हास्य का पात्र खुद बने, क्योंकि चिट्ठी उन्होंने खुद ही लिखी थी, खुद कहा था कि आप इसकी जांच करें। दरअसल चेतन सांघी की रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने कल केजरीवाल से माफी की मांग की थी। सांघी की रिपोर्ट 17 नवंबर को आई थी, जिसमें जेटली का जिक्र नहीं किया गया था। बीजेपी का सवाल ये कि ठीक 1 महीने बाद यानी 15 दिसंबर को जब दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई का छापा पड़ा तो केजरीवाल ने अरुण जेटली पर आरोप कैसे लगाए? जेटली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग बढ़ती जा रही है। इस बीच कीर्ति आजाद अपने आरोपों पर कायम है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने गलत बैलेंस शीट बनाने के लिए 215(3) का 30,000 में केस किया है। ऐसा तभी किया जाता है जब घोर अनियमितता पाई जाती हैं। अब आप उसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहिए या फिर फ्रॉड कहिए। जनता डीडीसीए के कथित घोटाले का सच जानना चाहती है, लेकिन जिस तरह जांच की जगह आरोप प्रत्यारोप पर जोर है, कहना मुश्किल है कि सच कब तक सामने आएगा। पंकज जैन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। डीडीसीए को लेकर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने मोर्चाबंदी कर रखी है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले पर सरकार की चुनौतियां काफ़ी बढ़ रही हैं। ये तय है कि दिल्ली पुलिस की मदद के बिना ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता और पुलिस को नोटिफिकेशन का इंतजार था। हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर सामने आ रही मुश्किलों से सरकार कैसे निपटती है। दिल्ली पुलिस जमकर पानी का इस्तेमाल करती रही और बीजेपी धमकी देती रही कि ऑटो घोटाले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ सियासत और गर्म होगी। आपने जो पैसा लूट लिया, लोगों से हलवाई
जो 900 LOI आपने दे दी, 50,000 और 1 लाख आपने ले लिया, वो पैसा कहाँ गया? वो गरीबों का पैसा कौन वापस करेगा? ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने में महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की सिरदर्दी बढ़ रही है। दिल्ली सीएम के घर के बाहर बीजेपी ने मोर्चा खोला तो दिल्ली सचिवालय पर वो ऑटो चालक जा डटे जिनका परमिट घोटाले की आंच की वजह से रोक दिया गया। ऑड इवन फॉर्मूले के लिए 1000 नए ऑटो को परमिट दिया जाना था, लेकिन घोटाले के आरोपों के बाद नए ऑटो की कवायद रोक दी गई। इनकी ये मांग है कि सरकार जांच पूरी होने तक कम से कम इन ऑटो को चलने दे और उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तब उसका परमिट कैंसिल कर दे। इसके बाद भी ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने में दिल्ली सरकार की चुनौतियां बढ़ रही हैं। नई मुश्किल ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान तैनात किए जाने वाले स्वयं सेवकों को लेकर है। देखिए, दिल्ली के अंदर में विजिलेंटिज्म हम बिल्कुल भी परमिट नहीं करेंगे। जो वॉलंटियर्स इस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस के पास आए, हम उन्हें अपने एक्शन प्लान के मुताबिक यूज करेंगे। मैं स्पेसिफिकली बता चुका हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लिस्ट हम कहां से उनको बना के दें। जो सड़क पे चलने वाले लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली कल को बेहतर हो और ठीक बेहतर दिल्ली में हम सांस ले सकें, उनको ये इंश्योर करना होगा कि वो व्यवस्था को समझे, जाने और तब इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। हम आपको दिल्ली सरकार की एक और बड़ी मुश्किल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ऑड इवन फॉर्मूले को कामयाब करने के लिए दिल्ली सरकार क्या दावे कर रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 3000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। नोएडा और गुड़गांव के लोगों के लिए बसों के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। नोएडा वाला गुड़गांव जाना चाहता है तो नोएडा में एक जगह पे बस मिलेगी उसे, अपने कार से बस में बैठ जाओ, बस दिल्ली आएगी और फिर दिल्ली से आप गुड़गांव चले जाओ, आपको बस स्पेशल बस सर्विस इनके लिए मिलेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री 15 दिनों के लिए बसों की तादाद बढ़ाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त करीब 1200 प्राइवेट स्कूलों की कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। सरकार ने 15 दिनों के लिए स्कूल बसें मांगी थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल इसके लिए तैयार नहीं है। जो मेन मुद्दा है इसमें वो ये है कि स्कूल्स को एक तरह से जबरन कहा जा रहा है कि आप एक फॉर्म पे साइन करिए जिसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियां सरकार को दे रहा हूं चलाने के लिए डीटीसी के रूट्स के ऊपर, जबकि कोई भी स्कूल इस बात के लिए गवारा नहीं है, कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है। स्कूलों की याचिका पर 30 दिसंबर को सुनवाई होगी। बहरहाल दिल्ली सरकार को थोड़ी सी राहत की खबर मेट्रो ने दी है। 1 से 15 जनवरी तक मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पूनम शर्मा और रवीश पाल सिंह के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है और उसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया। प्रदूषण स्तर दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, दिल्ली वालों की सेहत खराब हो रही है, उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। एक अच्छा कदम है, लेकिन इसमें परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस और सरकार में तो तनातनी यही है कई मुद्दों को लेकर। अब सारी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों की है कि वो कैसे इसे कामयाब बनाते हैं, लेकिन शक ज़्यादा है। रुख अगली खबर का। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने अखंड भारत विवाद को लेकर अपनी सफाई दी है। हमारे सहयोगी राहुल कंवल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने सांस्कृतिक एकता की बात कही थी, अखंड भारत की नहीं। राम माधव जी, आपने अखंड भारत पर अंतर्राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा को बयान दिया, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। आपने कहा कि आपको आज भी लगता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलके एक अखंड भारत बनेगा, जैसे कि आरएसएस की किताबों में लिखा। क्या आपको लगता है यह संभव है? मैं जो बात अल जजीरा टीवी चैनल में कहा था उसका एक बहुत बड़ा बवाल इसलिए मचा कि वो जिस दिन एयर हुआ था वो दिन एक महत्वपूर्ण पाकिस्तान इंडिया के संबंध में महत्वपूर्ण घटना घटी। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे अनशेड्यूल्ड विजिट में। वास्तव में इसका रिकॉर्डिंग 7 दिसंबर को हुआ था। वो एक सामान्य प्रश्न था कि आरएसएस ऑफिस में अखंड भारत का मैप होता है क्या, ये आज सोच क्या है? तो मैंने इतना ही कहा कि आरएसएस का हमेशा एक सोच, जो हम आरएसएस के है तो हमारा एक सोच आरएसएस का रहा है कि पॉलिटिकल रियलिटी यथावत रहते हुए बाउंड्रीज बदलने की बात नहीं थी, बट लोगों के गुडविल के आधार पर हम एक समाज के रूप में रह सकते हैं, इतना ही बात थी। ना पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बदलने की बात थी। मैंने उसमें कहा ना आर्मीज चला के, ना सेना के बल पर ये करना है, ये एक गुडविल निर्माण करना है। मैं पूछता हूँ इस देश में कौन इसके विरोध में होंगे?
मोमबत्ती पकड़कर बॉर्डर पे जाकर ओपन बॉर्डर्स के बात करने वाले हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी ये दोनों मुल्कों के लोगों के बीच सद्भावना की बात नहीं कर रहे। हम भी यही कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में देखा, लोगों ने मतलब निकाला कि आप आरएसएस के प्रवक्ता रहे इतने साल तक, आप आरएसएस के चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। आपने ऐसे वक्त पर यह बयान दिया जब मोदी जी इतनी बड़ी दोस्ती की पहल कर रहे थे, उन्होंने मतलब ये निकाला कि आरएसएस नहीं चाहती कि मोदी पाकिस्तान से दोस्ती करे। सरासर गलत है। पहली बात तो मैं आरएसएस का जरूर हूं, पर आरएसएस बिल्कुल इस प्रक्रिया को किसी प्रकार बाधा पहुंचे इस प्रकार कोई सोच नहीं करता है। उल्टा मैंने तो उस दिन ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री का विजिट एक बहुत स्वागत योग्य है और प्रोटोकॉल की राजनीति से बाहर आकर हम इनफॉर्मल सहज राजनीति सहज संबंधों की प्रयास करें, अच्छी बात है। ये बात भी मैंने उस समय कही थी। इसलिए जैसा मैंने कहा, इसको पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। मुझे खेद है कि इतना महत्वपूर्ण विजिट प्रधानमंत्री जी का हुआ और जो मेरा रिकॉर्डेड इंटरव्यू था उसका टेलीकास्ट उसी दिन हुआ, उसके कारण इतने महत्वपूर्ण विजिट को भी थोड़ा जरूर नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जिनको उसमें से अटेंशन डाइवर्ट करना है उन्होंने तो सफलता से कर ही दिया। पर मैं पक्का कहता हूँ, ना आरएसएस का या ना मैं व्यक्तिगत कोई ऐसा इरादा नहीं था कि प्रधानमंत्री जी के ये प्रयास है इनको कोई नुकसान पहुंचे। उल्टा हम चाहते हैं ये सहजता के संबंध बने। हम अखंड भारत कहे, जो भी कहे, ये बॉर्डर्स का रूपरेखा बदलने की बात नहीं थी, समाज के बीच संबंधों की बात थी। उस पर हम भी है, मैं मानता हूँ सब राइट थिंकिंग पीपल होंगे। आखिर में लेकिन आपको चोट पहुंची, जिस तरीके से बवाल हुआ, लोगों ने आपके बयान को पीएम की यात्रा से जोड़कर देखा, हमला किया, पार्टी ने भी अपने आप को आपके बयान से किनारा किया, आपको चोट पहुंची इससे? चोट मुझे तो जो चोट पहुंचे मुझे उसका तो परवाह ही नहीं करता मैं, मेरे कोई बात नहीं। पर मुझे एक बात का जरूर खेद है कि इतना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का विजिट था जिस पर बहस चलना चाहिए था देश में, वो थोड़ा डाइवर्ट होकर अनावश्यक जो मुद्दा नहीं था उस पर आया है। उसका मेरा खेद है, पर मेरे हाथ में नहीं था। मैंने जैसे कहा, कभी रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, वो अचानक उस दिन टेलीकास्ट हुआ, वो एक कोइंसिडेंस था। पार्टी जो स्टैंड लिया है उसके संदर्भ में पार्टी के लीडर से मेरे से बात किया है, मैंने भी सजेस्ट किया कि ये मेरा व्यू है और मैं आरएसएस के संदर्भ में कहा इसको पार्टी स्पष्ट करे। लेकिन आप ये साफ कर रहे हैं कि आरएसएस ऐसा नहीं है कि पीएम की इस पहल का साथ नहीं दे रहा, आरएसएस चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो। बिल्कुल हो, हमेशा चाहता है कि संबंध अच्छे हो। हाँ, इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि और एक आतंक की घटना ना हो और एक युद्ध ना हो, संबंध अच्छे हो, यह हमेशा आरएसएस चाहता है। और अब खबर बीफ विवाद की। उत्तर प्रदेश के दादरी हत्याकांड में बीफ की राजनीति पर आज तक का सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अखलाक के घर मटन पका था, लेकिन सरकार कराएगी अभी इसकी फॉरेंसिक जांच। गौतम बुद्ध नगर के सरकारी वेटनरी हॉस्पिटल के इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। इस रिपोर्ट में दादरी कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जो असहिष्णुता को लेकर चल रही सारी बहस पर ब्रेक लगाने के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है, पहली नजर में अखलाक के घर रखा मांस बीफ नहीं बकरे का मीट था। वेटनरी डिपार्टमेंट ने मांस के टुकड़े को फाइनल जांच के लिए मथुरा के फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा है। एक ऐसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है जो रिपोर्ट है गौतम बुद्ध नगर वेटनरी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उस मांस के टुकड़े को लेकर जिस पर यह सारा बवाल हुआ था, बताइए यूसुफ साहब। मुख्य चिकित्सक अधीक्षक ने जो पुलिस ने गोश्त बरामद किया था, उस गोश्त को बरामद करने के बाद जो जांच की, उस जांच में ये पाया कि ये कोई बीफ नहीं है बल्कि ये जो है मटन का गोश्त है। दादरी कांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन अखलाक के घर में मिले मांस को लेकर फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। शुरुआत से ही ये साबित हो गया था और कुछ लोगों ने जानबूझ करके ये घटना कराई थी। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सांप्रदायिक लोग, और इस पे हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। वेटनरी रिपोर्ट सामने आने से सियासत एक बार फिर गर्म है। यूपी की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और केंद्र में राज कर रही बीजेपी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि क्या अखलाक की हत्या के पीछे वाकई बीफ की अफवाह थी? कहीं जानबूझकर बीफ की अफवाह को हवा तो नहीं दी गई? कहीं बीफ की अफवाह के पीछे कोई सियासी मकसद तो नहीं था? एक शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था।
इस मामले में पिछले हफ्ते ही 19 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है। वारदात का मुख्य आरोपी विशाल बीजेपी नेता का बेटा है। सईद अंसारी, गौतम बुद्ध नगर, आज तक। ये वही दादरी कांड है जहां से असहिष्णुता की बहस शुरू हुई थी। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, विशेष लेकर बस सबसे कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे